शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो खालिक व मालिक है इस कुल कायनात का और जिसने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा जो उन्वान है वो है नून मीम राशिद की उर्दू नज़्में ज़िंदगी से डरते हो और जंजीर। आज के इस टॉपिक में नून मीम राशिद का हम तारुफ़ देखेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी एक नज़म को हम मुकम्मल कर पाएँ, उसकी तशरीह करने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं नून मीम राशिद के तारुफ़ की तरफ। उनका असल नाम नज़र मोहम्मद राशिद था। 1 अगस्त 1910 को पाकिस्तान के ज़िला गुजरांवाला के कस्बे अकालगढ़, जो मौजूदा अलीपुर चट के नाम से जाना जाता है, वहाँ के एक खुशहाल घराने में पैदा हुए। वालिद का नाम राजा फजल इलाही था, जो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे। नून मीम राशिद ने इसी कस्बा से 1926 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। घर में शेर व शायरी का चर्चा था। नून मीम राशिद के दादा जान, जो पेशा के लिहाज से डॉक्टर थे, उर्दू और फ़ारसी में शेर कहते थे। वालिद साहब भी शायरी से शगफ़ रखते थे, लेकिन वो खुद शेर नहीं कहते थे। तकरीबन कोई 7-8 साल की उम्र में नून मीम राशिद ने अपनी एक पहली नज़म, जो एक शायरी का आगाज़ है, वो एक नज़म लिखी, इंस्पेक्टर और मक्खियाँ। एक्चुअली ज़माने तालिब इल्मी में जिस स्कूल में नून मीम राशिद पढ़ते थे, वहाँ स्कूल की इंस्पेक्शन के लिए जो एक इंस्पेक्टर आया, उसके चेहरे पे, उसके सर पे मक्खियों ने हमला कर दिया। तो उनको उड़ाने के लिए उसने जो एक्टिविटी की, अपने सर को मक्खियों को दूर करने की कोशिश की, अपने चेहरे से मक्खियों को दूर करने की कोशिश की, उनको उड़ाने की कोशिश की। तो वो उस नज़म का एक मेन जो उन्वान था। इस नज़म पे उसे 1 रुपए का इनाम भी मिला, जिससे उसकी हौसला अफजाई हुई। ये इनाम उसके दादाजी ने दिया था। लेकिन इस वक्त नून मीम राशिद को इस इनाम के साथ शायरी से दूर रहने की भी नसीहत की कि इससे दूर रहो। लेकिन घर में एक शायरी का माहौल ज़रूर था। वालिद साहब भी गालिब और इकबाल को पसंद करते थे, उनकी शायरी से बहुत मुतासिर थे, और दादाजी तो बाकायदा शायर थे, शेर लिखते थे। तो शुरू से ही जो उनकी एक पहली तरबियत है, वो एक ऐसे घर में हुई जहाँ शायरी का ऑलरेडी एक सिलसिला था। तो बहरहाल मैट्रिक की तालीम हासिल करने के बाद 1926 में ही लायलपुर कॉलेज में दाखिला ले लिया और अदबी सिलसिला उनका स्टार्ट हो चुका था। तो इस कॉलेज में एक कॉलेज का जो रिसाला था, बिकन के नाम से यहाँ प्रिंट होता था। तो ज़माने तालिब इल्मी में इस रिसाला के एडिटर भी रहे। यहाँ से इंटरमीडिएट करने के बाद नून मीम राशिद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर चले गए। ये भी आप लोगों के लिए एक एजाज़ की बात है कि ये तारीख़ी इदारा जिसके आप तालिब इल्म हैं, इसमें नून मीम राशिद की तरह डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल जैसे लोग
बानो कुसिया जैसे लोग, इशफाक अहमद जैसे लोग, ऐसे लोग इससे मुंसलिक रहे हैं। तो बहरहाल ये आप लोगों के लिए भी एजाज़ की बात है कि जी आप ऐसे तारीख़ी इदारे का हिस्सा हैं। तो नून मीम राशिद की जो तालीम है ग्रेजुएशन की, वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से है। बीए करने के बाद आपने इकनॉमिक्स में एमए किया। एमए करने के बाद अपने वालिद साहब के साथ काफ़ी अरसा मुल्तान और शेखुपुरा में रहे। तो मुल्तान में उन्होंने एक रिसाला शाहकार के नाम से छपता था, उसकी इदारत भी 1 साल के लिए संभाली, लेकिन इसके बाद इससे रिज़ाइन कर दिया, इसको छोड़ दिया। फिर मुल्तान कमिश्नर ऑफिस जो था उसमें क्लर्क की नौकरी की 1 साल। इस ज़माने में उन्होंने अपनी पहली बाकायदा नज़म जो जुर्रत आज़ाद भी लिखी, जिसने काफ़ी एक मशहूर हुई, जिसने काफ़ी शोहरत हासिल की। मुल्तान में जितना अरसा नून मीम राशिद रहे, तो यहाँ इनायतुल्लाह खान मशरकी की एक तहरीक थी जो खाकसार तहरीक के नाम से मशहूर थी, उससे बड़े मुतासिर थे। तो ना सिर्फ उससे मुतासिर थे बल्कि बाकायदा तौर पे उसे ज्वाइन भी किया। मुल्तान रीजन की बाकायदा ऐसे समझ लें कि जी लीडरशिप भी संभाली, वर्दी भी पहनी और हाथ में बेलचा भी उठाया और मार्च में भी शामिल हुए जो उनका एजेंडा था। लेकिन 1 साल बाद इससे भी वो बागी हो गए और जल्द ही इससे भी जो है ना वो फिर दूर चले गए। इसके बाद नून मीम राशिद कुछ अर्सा रेडियो में बतौर एडिटर अपनी नौकरी स्टार्ट की, लेकिन इसी साल ही पहले असिस्टेंट और फिर डायरेक्टर के ओहदे पे तरक्की पा गए। इस दौरान कुछ अरसा फ़ौज में भी जॉब की। कुछ 4-5 साल के अरसे के बाद फिर रेडियो की तरफ आ गए और रेडियो पाकिस्तान के जो मेन ऑफिस कराची में था उसमें फिर अपनी ज्वाइनिंग दी। 1952 में अक़वामी मुत्तहिदा में शामिल हो गए और यहाँ जो आपको ज़िम्मेदारी मिली शोबा इत्तलाआत की, न्यूयॉर्क रहे, जकार्ता रहे, तेहरान रहे, कराची रहे। तो ये 4 ऐसे ममालिक जो हैं जो अक़वामी मुत्तहिदा के पैनल पे थे, वहाँ शोबा इत्तलाआत की जो नौकरी थी वो सर अंजाम देते रहे। नून मीम राशिद की शादियों के लिहाज से अगर बात की जाए तो 2 शादियां थीं। जो पहली बीवी थी वो 1961 में वफ़ात पा गई और 2 साल के अरसा के बाद यानी 1963 में आपने फिर एक अंग्रेज़ लड़की कह लें कि जी आपसे वो 20 साल छोटी भी थी, उससे शादी की और वो फिर आपके साथ चलती रही। 1975 में हरकत कल्ब बंद होने की वजह से इंतकाल कर गए। तो इसके बारे में जो उनकी वफ़ात का और उसके बाद का मरहला है उसके बारे में मुख्तलिफ राय हैं। एक ये राय है कि उसको नज़र आतिश कर दिया गया। नज़र आतिश एक ये राय है कि जी उसकी बीवी ने कर दिया क्योंकि वो अंग्रेज़ थी, मुसलमान नहीं थी। एक ये राय है कि जी नून मीम राशिद ने अपनी ही वसीयत में ये बात एक पहले ही कह दी थी कि जी उसको नज़र आतिश ही किया जाए। वो मुसलमानों की फ़िक्र, मुसलमानों की एक कल्चर, मुसलमानों के सिलसिले से दूर जा चुके थे। बहरहाल इसमें अब हम मौजूद हैं कि जी एक्चुअल कहानी क्या है। बहरहाल उनकी बाकायदा कोई तदफीन नहीं हुई, उनका जनाजा कोई सिलसिला नहीं हुआ। बहरहाल वो नज़र आतिश कर दिए गए। शायरी के लिहाज से अगर नून मीम राशिद को देखा जाए तो नून मीम राशिद ऐसे शायर हैं जिन्होंने ना सिर्फ ये कि अपने दौर की रूह की तर्जमानी की, बल्कि नई नस्ल में नया शऊर पैदा करके तख्लीकी सतह पर नए रवैयों को मुतय्यन करने का भी काम किया। आज़ाद नज़म को आम करने में उनका नाम शहर फरिश्त है। नून मीम राशिद ने रिवायत से इनहराफ करते हुए उर्दू नज़म में एक तर्ज नौ की बुनियाद रखी। वो उर्दू के उन चंद शायरों में से हैं जिनकी शायरी ना तो महज ज़बान की शायरी है और ना महज किफ़ायात की शायरी है।
उनकी शायरी फ़िक्र और दानिश की शायरी है। वो ख़ुद भी सोचते हैं और दूसरों को भी सोचने पे आमादा करते हैं, और उनकी सोच का दायरा बहुत वसी, बैनुल-अक़वामी और आफ़ाक़ी है। वो मज़हबी, जोग्राफ़ियाई, लसानी और दूसरी हदबंदियों को तोड़ते हुए एक ऐसे आलमी इंसान के कसीदा ख़्वां हैं जो एक नया मिसाली इंसान है, जिसे वो आदम नौ या नया आदमी के नाम से भी जानते हैं या कहते हैं। कि ऐसा इंसान है जिसके ज़हर व बातन में मुकम्मल हम आहंगी है और जो दुनिया में हाकिम है ना कि महकूम। ऐसे इंसान का ख्वाब राशिद की फ़िक्र दानिश का ख़ास हवाला है। राशिद का शेरी मिजाज रूमी, इकबाल, दांते और मिल्टन जैसे शोरा से मिलता है, जो एक ख़ास सतह से नीचे नहीं उतरते, क्योंकि वो जिन मसाइल और मौज़ूआत से दो चार हैं वो उनकी अमूमी मसाइल और किफ़ायात से मुख्तलिफ हैं, जो गन्नाई शायरी में तनू और लचक पैदा करते हैं। इनकी शायरी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए एक दानिशवराना मिजाज की ज़रूरत है, और इस लिहाज से वो आवाम के आम नहीं बल्कि ख़वास के शायर हैं। मतलब एक लोकल लेवल के शायर नहीं, बल्कि उन्होंने उर्दू नज़म में, ख़ासकर आज़ाद नज़म में एक नया ट्रेंड सेट किया। बढ़ते हैं हम उनके शेरी खिदमात के हवाले से बात करते हैं, तो उनके जो बड़े मजमूए हैं वो टोटल 4 हैं। 3 उनकी ज़िंदगी में शाया हुए, एक जो है उनकी वफ़ात के बाद शाया हुआ। मावरा, ईरान में अजनबी, ला इंसान, ये उनके ज़िंदा होते हुए ही उनकी ज़िंदगी में शाया हुए। गुमां का मुमकिन जो है ये उनकी वफ़ात के बाद शाया हुआ। बहरहाल उनके ये जो मजमूए हैं शायरी के, वो ये 4 हैं। तो आज का हमारा जो असल उन्वान है वो है उनकी नज़्म ज़िंदगी से डरते हो। इंसान से मुखातिब हैं और इंसान की फ़िक्री और ख़याली और एक आपबीती के लिहाज से जो इंसान पे मुख्तलिफ़ मराहिल गुज़रते हैं उसकी बात करते हैं। यहाँ मुखातिब इंसान से ही हैं कि ज़िंदगी से डरते हो, सवालिया निशान है। पूछने का अंदाज़ है कि जी क्या तुम ज़िंदगी से डरते हो? ज़िंदगी तो तुम भी हो, ज़िंदगी तो हम भी हैं। यहाँ बताने की कोशिश करते हैं कि यार डरने की क्या ज़रूरत है, इसमें कौन सी कोई नई बात है। ये तो तुम भी है और तुम भी हो, मैं भी हूँ, हर कोई है। ये कोई डरने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि इसको समझने की ज़रूरत है, इसके फ़लसफ़ा को समझने की ज़रूरत है। फिर आगे है ज़िंदगी से डरते हो, फिर वही सवालिया निशान, आदमी से डरते हो। एक्चुअल नून मीम राशिद की शायरी में, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि 1910 में पैदा हुए और फिर ये जो 1940, 47 और ये हिजरत के जो मामलात हैं, पाकिस्तान की तकसीम का सारा सिलसिला है, बरसगीर का जो सियासी एक सिलसिला है, तो वो उनकी शायरी में ज़रूर पाया जाता है। मुसलमानों की एक कम व बेश 700-800 साला हुकूमत 1857 में ख़त्म हो गई और फिर यहाँ अंग्रेज़ हुकूमत का क़याम अमल में आया और उन्होंने फिर यहाँ के बरसगीर के लोगों को, वो गो मुसलमान हों या हिंदू हों, जुल्म व सितम का निशाना बनाया। तो उस सारे माहौल का असर नून मीम राशिद की शायरी में मौजूद है। तो ये जो नज़्म हम पढ़ रहे हैं इसमें भी वो यही बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार जो फ़लसफ़ा इकबाल दे रहा था, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल दे रहे थे, जो उस वक्त बात हो रही थी, जो सर सैयद एक तहरीक के सिलसिले में रहे कि जी इंसान अपने ओरिजिन को पहचाने, महकूम नहीं है बल्कि
तरक्की का राज जो है कुछ चीज़ों में छुपा हुआ है, सिर्फ उनको कुरेदने की ज़रूरत है। तो यहाँ एक्चुअली नून मीम राशिद भी यही काम करना चाह रहे हैं। वो इंसान को उसका ओरिजिन बताना चाह रहे हैं कि यार उसकी असल पहचान बताना चाह रहे हैं कि आदमी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं, आदमी ज़ुबां भी है, आदमी बयां भी है। आदमी की मुख्तलिफ किफ़ायात जो हैं वो सामने रख रहे हैं कि आदमी की सूरत हाल, मतलब आदमी ज़ुबां भी है, आदमी बयां भी है, आदमी ही हर चीज़ है, आदमी के मुख्तलिफ रूप हैं। उससे तुम नहीं डरते। हर्फ और मैनी के रिश्ता हाय आहन से आदमी है वाबस्ता। तो यहाँ के इंसान की जो वाबस्ता चीज़ें हैं, हर्फ और मैनी का रिश्ता मजबूत है, आहन मजबूत लोहे की तरह। वो किससे है? आदमी से वाबस्ता है। आदमी के दामन से जिंदगी है वाबस्ता। आदमी से ही जिंदगी शुरू हो रही है, आदमी पे ही जिंदगी ख़त्म हो रही है। तो लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इससे तुम नहीं डरते, इनको इससे तुम नहीं डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसका मुकाबला करना चाहिए, इसकी टोह में जाना चाहिए, इसकी गहराई में जाना चाहिए और चीज़ों को की ज़रूरत है। आगे हम बढ़ेंगे तो चीज़ें मज़ीद हमें वाज़ेह होती जाएंगी। अनकही से डरते हो, यानी ऐसी चीज़ों से जो अभी सामने ही नहीं आई, सपोज करके कि यार ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और ख़ुद अपने जहन में ऐसा तख़य्युल जो मुमकिन नहीं है उसको सोचे हुए डरते जा रहे हो, दूर भागते जा रहे हो। अनकही से डरते हो यानी जो अभी हुई नहीं है, जो होने का कोई चांस है, उससे अभी से डर रहे हो। जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो, उस घड़ी की आमद की आगाही से डरते हो, यानी अभी उसकी खबर ही नहीं पहुंची और उसकी खबर से पहले ही डरे हुए हो, सहमे हुए हो। नहीं, हालात का मुकाबला करो, अपने आप को तैयार करो, जिस तरह के भी हालात हों अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करो, आसाप मजबूत करो। पहले भी तो गुजरे हैं। यहाँ वो बताने की कोशिश कर रहा है जो माजी के हालात हैं, बनी नौ इंसान का जो एक सिलसिला है, जो मसाइल हैं, जंगो जदल, ये सारी चीज़ें चलती रहें, इश्क प्यार मोहब्बत भी चलती रही है, भाईचारा भी चलता रहा है, लेकिन ऐसे हालात भी रहे हैं जिसमें परेशानी हो, पशेमानी हो, जंग हो, अमन ना हो, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं, पहले भी तो गुजरे हैं। दौर ना रसाई के, यानी जब बंदा मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। दौर ना रसाई एक्चुअल क्या है कि ऐसा दौर जिसमें इंसान नाकाम हो जाए, अपनी मंजिल तक पहुंच ना पाए, अपने जो उसके इरादे हैं, जो उसकी मंजिल उसने फाइनल की हुई है, वो मनोमन ऐसी ना हो जैसी उसने सोची हुई है, बल्कि उससे हट के अगर हो जाए तो ये भी कोई नई बात नहीं है, माजी में भी ऐसा होता रहा है, और अगर ऐसा हो भी जाता है तो कोई ये बड़ी बात नहीं है। बेर या खुदाई के, दौर ना रसाई के, बेर या खुदाई के, कि जी जुल्म सितम के सिलसिले या ऐसे माहौल, ऐसे दौर, ऐसा वक्त भी आया है जब इंसान को अपने सोचे के मुताबिक नहीं मिलती चीज़ें, उसके सोचने के अंदाज जो होते हैं, जो एक्चुअल अमल होता है वो उससे मुख्तलिफ हो जाता है, उसको जैसा उसने सोचा होता है वैसा नहीं होता। फिर भी ये समझते हो हीच आरज़ूमंदी, यानी आरज़ूमंदी जो ख्वाहिश है कि वो पस्त है, वो ख़त्म है। हीच कहते हैं नीचापन, घटिया, आरज़ूमंदी ख्वाहिश है कि जी अगर कोई बात नहीं, अगर ऐसे दौर भी तो गुजरे हैं ना, जब लोग सोचते कुछ थे, होता कुछ था, दिखावे की चीज़ें होती थीं, मुनाफ़कत भरे अंदाज थे, फिर भी तो लोग सोचते थे, ख्वाहिश तो करते थे। ये शब ज़बां बंदी है, राह खुदा बंदी है। ठीक है, समझते हैं कि अब जो बुरे हालात हैं,
ज़बान मतलब एक आप आज़ादाना अपनी राय नहीं दे सकते, आप जो कुछ करना चाह रहे हैं वो नहीं कर सकते। लेकिन तुम मगर ये क्या जानो, लब अगर नहीं हिलते हाथ जाग उठते हैं, कि अगर जुबानी कोई कहने की जुर्रत नहीं हो सकती तो कम से कम हाथों में थरथराहट मौजूद है कि यार इस जुल्म को रोका जाए। ये जो हो रहा है, जो जो सिलसिला चला आ रहा है, अगर ये इसको दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं हो रहा, आप इसको बाकायदा अलल ऐलान इसकी मुखालफत करने से डरते हो, तो ऐसे माहौल पे हालात, जो हाथ की लर्जिश है, हाथ में जोश ज़रूर आता है कि जी कम से कम इस सिलसिले को रोका जाए। हाथ जाग उठते हैं राह का निशान बनकर, एक उम्मीद जगा रहे हैं ना, कि अगर आप बोलने की हिम्मत नहीं करते तो कम से कम हाथ में गैरत मौजूद है, वो उठ रहा है। राह का निशान कैसी राह? एक इज्जत वाली जिंदगी की तरफ, एक अरूज की तरफ, एक रोशनी की तरफ, एक उजाले की तरफ, नूर की जुबां बनकर। वही बात यहाँ आप कह सकते हैं, ये जो नूर की जुबां बनकर है ना, ये रोशनी की अलामत, मतलब सुबह की अलामत, अरूज की अलामत, जवाल के ख़त्म होने की, तारीकियों के मिटने की, ये वो निशान बना रहे हैं हाथ, जो फिर से अरूज की तरफ ले जाएंगे, इंसान को इंसानियत की तरफ लेके जाएंगे, इंसान को उसकी असलियत की तरफ लेके जाएंगे। हाथ बोल उठते हैं सुबह की अज़ां बनकर। सुबह की अज़ां क्या है? दिन का आगाज है, रोशनी का फैलाव की एक अलल ऐलान सूरत हाल है। अगर आप कह लें कि रहमत व बरकत की एक आगाज है, रहमत व बरकत का बिस्मिल्लाह है। रोशनी से डरते हो क्या? ये जो आने वाली सुबह है इसका खौफ है? नहीं, इससे खौफजदा ना हो। रोशनी तो तुम भी हो, हम भी है। रोशनी से डरते हो, वही जो आने वाला एक अच्छा माहौल है, जो आने वाली एक अच्छा दौर है, उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने आप को, अपने असाब को मजबूत कर लो। रोशनी से डरने की ज़रूरत नहीं है, अरूज से डरने की ज़रूरत नहीं है, उजाले से डरने की ज़रूरत नहीं है। तारीकियों के बादल को दूर छोड़ते जाओ, शहर की फसीलों पर, यानी शहर की जो हदबंदी है, जो उसकी बाउंड्री है, या जहां तक निगाह जा रही है आपकी, शहर की फसीलों पर देव का जो साया था पाक हो गया आखिर। मतलब देव खौफनाक, एक ऐसे समझ लें कि खौफनाक चीज़ें जो थीं, जो अंधेरा था, जो एक डरावना ख्वाब था, वो ख़त्म होने वाला है। देखें वो सूरज की जो किरणें हैं, वो जो रोशनी की किरणें हैं, वो जो खुशी का पैगाम लेके आने वाली किरणें हैं, वो जो रोशनी का पैगाम है, उसको सुनो, उसको समझो। रात का लिबादा भी चाक हो गया आखिर। वही बात है, अंधेरे खत्म होने वाले हैं, रोशनी की तरफ फासला तय हो रहा है, सफर तय हो रहा है, तरक्की की तरफ जा रहे हैं। अजदहाम इंसान से फर्द की नवा आई, आम लोगों की हुकूमत आर्जी। अजदहाम क्या कहते हैं? आम लोगों की हुकूमत आर्जी। नवा किस चीज़ को कहते हैं? सदा आई, कि जी वो जो लोग थे उनकी आखिरकार इख्तिताम की खबर आने वाली है, ज़ात की सदा आई। राह शौक में जैसे राह रू का खून लपके, राह शौक में के रास्ते में जो मुसाफिर हैं, राहगीर हैं, खून लपके, लपके से मुराद तेजी से चलना, कि जो मंजिल की तरफ जाना चाह रहे हैं, जो मुसाफिर हैं मंजिल के, जो मंजिल के मुतलाशी हैं, जो राहगीर हैं, जब उनको मंजिल नज़र आ जाती है
तो साफ ज़ाहिर है एक उस मंजिल को देखने के जो असरात हैं वो पूरे जिस्म पे होना शुरू हो जाते हैं। आंखें जब मंजिल को देख लेती हैं तो आंखों के ज़रिए पूरे जिस्म पे उसके असरात होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन तेज़, हौसले बुलंद हो जाते हैं, हिम्मत आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। तो यही बात है कि राह शौक में जैसे राह रो का खून लपके, एक नया जुनून लपके, आदमी छलक उठे, आदमी हंसे देखो, शहर फिर बसे देखो। तुम अभी से डरते हो, हाँ अभी तो तुम भी हो, हाँ अभी तो हम भी हैं। तुम अभी से डरते हो, तो मतलब वो एक रोशनी का फैलाव, एक उम्मीद की जो किरणें थीं, वो रोशनी का एक मंबा बन गई है। हर तरफ खुशहाली और रोशनी, बल्कि मंजिल जो है, मंजिल इसमें क्या है? गुलामी से निजात है, अपना आप पहचानना है, इंसान के इंसान से जुल्म व सितम की निजात है कि इंसान से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो जो सामने मंजिल आ रही है, वो जो सामने नज़र आने वाली मंजिल है, अब तो उसकी तरफ पहुंच चुके हैं। उसकी वजह से एक नया जुनून जिस्म पे तारी है, आदमी के जज्बात भी छलक रहे हैं, खुशी में है वो, और शहर फिर बसेगा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हौसलों को बुलंद करो और अपने आप को समेटो और अपने असाब को मजबूत करो। तो बहरहाल आज की हमारी ये कोई थोड़ी सी कोशिश, उम्मीद है कि कुछ हद तक आप लोगों को आइडिया हो गया होगा नून मीम राशिद की इस नज़्म का। तो मेरा ख़्याल है कि तशरीह करते हुए कुछ चीज़ें आपको अब आसान लगेंगी। तो बहरहाल मिलजुल के ही होना है, इंशाल्लाह आप भी कोशिश करेंगे, मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे कैसे बहरहाल हमने अपने टारगेट की तरफ, अपने मंजिल की तरफ जाना है। तो इंशाल्लाह मज़ीद हम जो इस नून मीम राशिद की दूसरी नज़्म है वो इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।